हाँ जी, चालू करें। वो आपके मतलब की चीजें नहीं, वो मेरे अपने लिए रहता है। हाँ, चालू हो गया। तो बेटा आइए, आइए 8 अप्रैल का बेटा ये एफएसटी देखेंगे आपके सामने है। बेटा देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप बेटा इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है? ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट V बाय 12। और क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है बेटा? V बाय 4L। क्या आती है बेटा? V बाय। और अगर मेरे को एंड करेक्शन लेना होगा तो फिर क्या लिखेंगे? L के बदले L प्लस ई, और यहां पे क्या दे? L के बदले L प्लस ई प्लस ई, L प्लस 2E। तो V बाय 12 होती है इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है बेटा? V बाय 4L। V बाय। क्या ये बात समझ में आ गई? यार एक पेपर दे सकते हो क्या मेरे को यार? बार बार आईपैड बंद हो जाता है यार। हाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं ओपन पाइप में जो थर्ड हार्मोनिक है क्लोज पाइप का। अच्छा बेटा देखो, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन पाइप। इसमें सारे हार्मोनिक आते हैं, ऑड हार्मोनिक भी आते हैं, इवन हार्मोनिक भी आते हैं। तो अगला क्या आता है? 2V बाई 12। उससे अगला क्या आता है? 3V बाई 12 एंड सो ऑन। इसमें क्या आता है? V बाय 4L, 3V बाय 4L, 5V बाय 4L एंड सो ऑन। क्या तो समझ में आ गया? अब कह रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप। ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाई 2LO इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप 3V बाय 4LC। यहां से LC उल्टा बोल दिया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप। सही तो लिखा भाई। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप इज 20, लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप जो है बेटा वो 20 है, ये 20 है। 20 4 जा 80, 80 बाई 2 हो जाएगा 40, 40 बाई 3, 40 बाई 3 क्या हो जाएगा? 13.33333। कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, यहां पर किसी ने करेक्शन मांगा ही नहीं आप लोगों ने, वैसे समझ में आ ही रहा है। अच्छा, लिखवा गया था क्लास में एट वॉट। अब वो एट वॉट क्या जो पूछा गया है, मतलब टेम्परेचर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी हो जाएगी जिससे वो जस्ट एस्केप कर पाए। क्वेश्चन में दिया गया था कि मतलब क्वेश्चन ये था कि किस टेम्परेचर पे आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है बेटा? किसी को याद है? √3 RT/m। इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? R/Na T/m/na। R/na को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB √3 KB T/m। कह दो आ गया समझ में यार? कोई दिक्कत की बात? अरे बच्चों कह दो आ गया यार। जी, तो बेटा यहां पर से अब बेटा कह रहे किस टेम्परेचर पे एस्केप वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी? 3 KB T/m इज इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में क्या 11.2 इंटू 10⁻3। क्या तो समझ में आ गया? कार्तिक को समझ में नहीं आया? आ गया। सिपाक नहीं है, ताशी, योंडिन, चलिए यही देखिए। युवराज बेटा समझ में आ रहा है? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मैं यहां से टेम्परेचर निकलवाऊं पूरी वैल्यू सॉल्व करवाऊं या हो जाएगा? हाँ, करूं? आइए देखिए। अब देखो बेटा 10 की पावर सब में सेम है, इसका मतलब मेरे को 10 की पावर से मतलब मेरे को मतलब किसमें? खाली नंबर से वैल्यू। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 11.2 का स्क्वायर। मेरे को 10 की पावर से मतलब नहीं रह गया। 3 केबी की वैल्यू कितनी है? 1.38 इंटू 10 की पावर -23। मेरे को 10 की पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मास, मास कितना दे रखा है? 2.76, और 10 की पावर से मेरे को मतलब नहीं है क्योंकि वो सब में सेम है। तो टेम्परेचर क्या आ रहा है बेटा? 11.2 का स्क्वायर इंटू 2.76
अपॉन 3 इंटू 1.38। अब बेटा देखो नंबर पास पास के हैं या दूर दूर के हैं? नंबर बहुत पास के नहीं है, क्योंकि 1.25 और 2.5 में फर्क क्या है? डबल का फर्क क्या है? डबल का फर्क है। तो अगर डबल का फर्क है, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 11.2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। क्या होता है बेटा? 121। अब ये 11.2 का स्क्वायर है, थोड़ा सा बढ़ जाएगी वैल्यू, क्योंकि बेटा 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? जब एक बढ़ता है, जब 11 में 1 बढ़ता है, तो वैल्यू में 20 कितने का इंक्रीज आता है? 121 से 144 हो जाता है, 23 का इंक्रीज आता है। कितने का इंक्रीज आता है? 23 का। तो ये तो 1.2 का इंक्रीज है, 1/5। तो 23/5 लगभग 5 का इंक्रीज आया, मतलब लगभग 125 हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूं ना मैं। 2.76 इसको भी, ये 1.38 का शायद डबल ही है। अरे वाह, इंटू 2 करूंगा तो 250 हो गया। अब 250/3, 3 8 8 में आ रहा है आंसर, सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन अगर हम करना चाहें तो बन तो जाएगी। बेटा सबके लिए यही कैलकुलेशन आती है। इसके बाद कार्बन रजिस्टर का क्वेश्चन आ रहा है, बड़ी बार बता चुका हूं। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर या कलरलेस। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा अगर गोल्ड सिल्वर कलरलेस होता तो बेटा, अच्छा ये जब ये नंबर में आएगा तो ये 1 2 3 4 में आता है। अच्छा पहला कौन सा होता है? डार्क कलर, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। बेटा बट बी में कंफ्यूजन, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। और जी 2 बार आ रहा है। ये ग्रे होता है लाइट वाला, और ये ग्रीन है डार्क वाला। ग्रीन और ये ग्रे, व्हाइट हमेशा लाइट कलर की तरफ जा रहा है। ये कोडिंग जो है बेटा ब्लैक से चालू हो रही है, व्हाइट तक जा रही है, लाइट की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है? लाइट कलर की। अब बेटा देखो यहां पर पहला नंबर 4 है तो येलो हो गया, दूसरा नंबर 7 है तो वॉयलेट हो गया। सही आंसर बन चुका है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा येलो, वॉयलेट और क्या है? किलो ओम में है तो 10 की 47 किलो ओम। किलो ओम मतलब 10 की पावर 3 मतलब ऑरेंज, और प्लस माइनस 4.7 दैट इज 10% सिल्वर हो गया। कह दो आ गया समझ में यार? कोई दिक्कत की बात? बेटा पानी की बोतल का ढक्कन खोल दो यार। अगला क्वेश्चन, अ सेट ऑफ n equal resistors of value r each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. The current drawn is I. Now the n resistance are connected in parallel to the same battery. पहले हमने n रेजिस्टेंस लगाए हैं सीरीज में, तो NR हो गया। एक बैटरी है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस समय पे करंट क्या आएगा? E अपॉन NR प्लस R, E अपॉन N प्लस 1R। कह रहे हैं हमने R के R रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया, N के N रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया। R का क्या आता है? R बाय N। क्या आता है बेटा पैरेलल में? यार ये याद है, भूल चुके हैं? ये R और ये E, और इसका 10 टाइम्स करंट कह रहे हैं पैरेलल में ज्यादा आ रहा है। हाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है, तो आ जाएगा E अपॉन R बाय N प्लस R। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे NR प्लस R, NR प्लस R वही चीज आ गई, N ऊपर आ गया, E भी कट जाएगा, N आ जाएगा 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक बार हिम्मत मार के बस पढ़ना था क्वेश्चन। ऐसे अगर घूर के क्यों देख रही है? पीनी तो मांग लो कि 2 घुट मारने। एक्चुअली ना यार लगातार ना बोले जा रहे ना, वो गला थोड़ा खराब होने लग गया।
अब एक आध दिन छुट्टी लेता हूं मैं छुट्टी लेता हूं। मैंने नहीं कहा आपको छुट्टी देता हूं। शायद 2 महीने तो हो ही गए होंगे ना, एक भी छुट्टी नहीं हुए। होली पे छुट्टी हुई थी। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा गया अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट। अरे बेटा, कह रहे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड अगर परपेंडिकुलर है तो बेटा रिफ्लेक्टेड वाली लाइट कौन सी होती है? पोलराइज्ड। क्या ये बात याद आ गई है? अगर एक डेंसर मीडियम पे जाके लाइट फॉल करती है सच दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर, इस कंडीशन में जब ये लाइट आ रही होती है इस तरीके से, तो बेटा ये वाली तो अंदर घुस जाती है, ये वाली तो अंदर घुस जाती है और ये वाली टप्पा हाके निकल जाती है। तो ये वाली क्या होती है? पोलराइज्ड। ये वाली क्या होती है? और किसी को ये याद है ये एंगल क्या होता है? tan I इक्वल टू म्यू। क्या बात याद है? ब्रूस्टर्स एंगल tan I इक्वल टू म्यू, और म्यू 1 से बड़ा होता है, tan 45 1 होता है। तो ब्रूस्टर्स एंगल जो होता है वो 45 डिग्री से बड़ा होता है। ब्रूस्टर एंगल जो होता है 45 डिग्री से हमेशा बड़ा होता है, और 90 से तो छोटा होगा ही होगा, तो बकवास की बात। और बेटा यहां पर अगर दोनों लाइट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड अगर परपेंडिकुलर होती हैं, देन रिफ्लेक्टेड इज पोलराइज्ड विद वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है वाइब्रेशन उससे परपेंडिकुलर वाला, उसके अलोंग वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? सुआलाल, सुआलाल गधे, ये लाइट आ रही है, ऐसे वाला वाइब्रेशन भी है और ऐसे वाला भी है। ये तो याद कराया था, कुल्हाड़ी मार के अंदर घुस जाता है और ये टप्पा हाके निकल जाता है। जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर होती है, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर होती हैं तो रिफ्लेक्टेड वाली पोलराइज्ड होती है। जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर होती हैं तो रिफ्लेक्टेड वाली पोलराइज्ड होती है। और कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर वाली, प्लेन ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर वाली। क्या दो आ गया समझ में यार? नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन बेटा? tan I इक्वल टू म्यू वाला तो यानी रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ऑप्शन 2 बेटा पढ़ना पड़ेगा आंखों से, ठीक है बेटा? जब पढ़ाया था तो नोट्स में ये लाइन लिखवाई जाती है। ये लाइन हर एक, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लें, गरीब से गरीब एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, तो भी ये लाइन लिखी होती है बेटा ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर होती है रिफ्लेक्टेड में। जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर होती है, डिराइव नहीं करूंगा, tan IP क्या आता है? म्यू। tan IP क्या आता है? म्यू। अगला कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द separation D between the slits is 2 mm. The wavelength lambda of the light used is 5896 angstrom and distance D between the screen and slits is 100 centimeter. It is found that the angular width is 0.2 degree. कह रहे हैं एंगुलर विड्थ बढ़ानी है, लैम्डा वही है, कैपिटल डी वही है, बता दीजिए सेपरेशन को क्या करना पड़ेगा। आइए मैं आपको याद दिलाता हूं। जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्या ये सबको याद है? अब बेटा अगर ये मान लो ये स्लिट्स हैं, ये 2 स्लिट्स हैं, और अगर ये फ्रिंज विड्थ आ रही है बीटा, कितनी फ्रिंज विड्थ आ रही है? बीटा। तो बेटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ को क्या बोलते हैं? बीटा बाय कैपिटल डी को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बीटा बाय कैपिटल डी को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब ये कह रहे हैं
लेमडा वही है, लेमडा वही है तो ओमेगा और डी का प्रोडक्ट भी वही है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ और स्मॉल डी का प्रोडक्ट भी वही है। पहले एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.2 थी और स्मॉल डी 2 था, बाद में एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.21 हो गई, स्मॉल डी बताना है क्या हो जाए। बेटा लेमडा वही है तो ओमेगा डी का प्रोडक्ट भी वही है, बस यहां से डी निकालना है। बहुत ही लल्लू सवाल है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहां क्या हो जाएगा, ये 0.2 इंटू 100 क्या हो जाएगा 20, सही बोल लो, तो 40/21, 21 1 21, बचेगा क्या 19, जीरो लगाएंगे, 21 9 189, 1.9। बहुत ही बकवास कैलकुलेशंस थी, बस मन लगा के करनी थी। क्या दो आ गया भाई। अगला क्वेश्चन वो रटी रटाई बात पे क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे क्या कर रही हो, ये भाई ये क्रैक हो चुके हैं, तुम मनोवैज्ञानिक के पास जाओ, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, तुम पगलैट हो चुके। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ये उंगली पे कैसे गिनने की जरूरत है भाई, इनका दिमाग हिल चुका तैयारी करते करते। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन पूछा गया, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, क्या आ जाएगा 1/-1, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with an initial velocity v naught I cap enter in an electric field minus e naught I cap। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज प्लस आई कैप में फोर्स आएगा, प्लस आई कैप में फोर्स आएगा तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अलोंग है, वेलोसिटी पीयूष साहू बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी, और ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन 3। टाइम बढ़ने के साथ साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होनी चाहिए, जो कि दिखा रखा है ऑप्शन 3 में। और किसी में भी एक है, एक ही में तो है बेटा, क्या हो गया फिर से बताऊं, लिख के बता दो। अच्छा बच्चों, बच्चों मेरी बात सुने, विशाखा चौधरी पुत्र, बेटा मेरी बात सुने। अरे साक्षी क्या हुआ, इसको समझ में नहीं, समझाओ समझाओ, ये है ही गधी, मोटे दिमाग की है। वेलोसिटी है v नॉट आई कैप, तुमको नहीं समझ में आया, तुमको अगर दोबारा पूछना पड़ जाए तो तुम्हारी हमने जान ले लेनी है, बदतमीज। मन लगाओ, सबने उजैर को पागल कर दिया, घूम रहा होगा यार, गुलछर्रे उड़ा रहा हो। आई देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर को आएगा, ई इधर को आएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, E/m, कह दो आगे यार। अब बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, v क्या आ जाएगा, u+at या u-at, u+at, ये वेलोसिटी आ गई। अब लेमडा क्या होता है, h/mv। अरे मेरे को मतलब ही नहीं है यार क्या आ रहा है, मैं तो बस सिंपल सी बात इतना कह रहा था, मेरे को पूरा आंसर निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अबे वेलोसिटी भी इधर को, फोर्स भी इधर को, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ कम कब होगी बेटा, पहले वाले में बढ़ रही है, दूसरे वाले में बढ़ रही है, तीसरे वाले में टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, वैल्यू घट रही है, खत्म। और बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आने की पूरी संभावनाएं हैं।
बस अगली बार आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इधर को होगी, तो u माइनस एटी बन जाएगा। भैया ये वो क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो टॉपिक है जिसपे लगभग हर साल क्वेश्चन आता, लगभग हर साल। अगर हम फिर भी तैयार ना करें सुन के तो फिर बेकार। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन नंबर रेशियो ऑफ टोटल, ये ऊपर 7वां वाला बोहर्स मॉडल का भी क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर में मिलेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन भी आपको हर पेपर में मिलेगा लगभग। ये आप मान ले 10 में से 9 पेपर वाला हिसाब किताब है भाई। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो 10 में से 10 ही गिन लो। अगर आप नई तैयारी करके जा रहे हो इसका क्वेश्चन, पिछले 5 पेपर में लगभग मैंने पांचों में एक एक क्वेश्चन डाला, उनको तैयार कर लीजिए, आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स इफ इनिशियली देयर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो कह रहे कितनी देर में 450 डिके हो जाएंगे। अबे 600 थे तो एक हाफ लाइफ बाद 300 और एक और हाफ लाइफ बाद 150, तो अब 150 बचे तो 450 डिके हो गए, दो हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ? 20 मिनट्स। 20। बेटा मेरी बात सुनो शमा पांडे, एच न्यू माइनस फाइ ये क्या होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू नॉट। पहला केस फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट थी, 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी h न्यू नॉट। क्या आ जाएगी? h न्यू नॉट। दूसरा केस जब 5 न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी, 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट 4h न्यू नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई तो वेलोसिटी डबल होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी। कह रहे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी v1 थी, बाद में v2 है, तो v2 बाय v1 क्या हो जाएगा बेटा? v2 बाय v1 हो जाएगा 2:1, और अगर v1 बाय v2 पूछेंगे तो 1:2। बढ़ जाओ आगे, बिटो दो। बेटा ये क्वेश्चन को तो आपको लिख के करना ही नहीं था बेटा, जो 10th वाला क्वेश्चन है। आप मेरी बात सुनिए तो सही बहुत ध्यान से, आपको देखते ही हिट करना था। सुनिए, कह रहे हैं लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट। बेटा 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट क्या हो जाएगी? h न्यू नॉट हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक, बाद में 5 न्यू नॉट है, 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट 4h न्यू नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई तो मैक्सिमम वेलोसिटी डबल होगी। अबे हाफ एम बी स्क्वायर, सोचो 4 टाइम्स कब होगा? जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी। क्या तो आ गया यार? हेलो लाइफ इज ब्यूटीफुल समझ में आ रहा है? अरे आप रह कहां रहे हो बेटा? भी हिमानी घर पे जाते हो यहीं कहीं रहते हो? हैं? वही अंशिका के घर के आसपास घर है आपका भी, गोलापार साइड? हाँ पहले आइए देखिए, ये नॉट गेट है, ये अरे बता रहा हूं ना यार भाई, बकर बकर मत करो यार। देखो मैंने चांटा मार देना बहुत जोर से तुम्हें मयंक। तो मयंक देखो यहां से ये ए है ये बी है, तो यहां तो ए आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है? बी बार नॉट है, ये ए आ रहा था यहां पे हो जाएगा ए बार, वहां से बी आ रहा है, एंड में क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो यहां क्या आ जाएगा? ए बी बार। क्या आ जाएगा? और यहां से क्या आ जाएगा? ए बार बी, और यहां पे क्या आ जाएगा? ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बार बी प्लस ए बी बार। और में क्या होता है? ऐड होता है। बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। अच्छी नहीं है समझ में? एक और बात क्या होती है,
अगर मान लो एंड के आगे कोई बार लगा दे नैंड, तो बेटा डॉट का बार प्लस होता है, डॉट का बार और प्लस का बार डॉट होता है, डॉट का बार प्लस होता है और प्लस का बार डॉट होता है, डॉट का बार प्लस होता है और प्लस का बार डॉट। दो बातें और बताता हूं। अगर नैंड में सेम इनपुट होते हैं तो बन जाता है नॉट। नैंड में अगर सेम इनपुट होते हैं तो बन जाता है नॉट। कैसे? ये ए आएगा, ए इंटू ए तो ए बन गया एंड से, लेकिन आगे नॉट है तो क्या बन जाएगा? ए बार। और नॉर में भी अगर सेम इनपुट होते हैं तो बन जाता है नॉट। ये ए है, यहां पे ए प्लस ए आएगा और से, उसके आगे नॉट है तो क्या बन जाएगा? ए बार। बस बेटा ये बातें मालूम हो, अपना काम बन जाता है, जितना मैंने आपके सामने लिख दी है। और में क्या होता है? ऐड होता है, एंड में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, एंड में क्या होता है? मल्टीप्लाई। और में क्या होता है? ऐड, एंड में क्या होता है? मल्टीप्लाई। और नॉट में क्या हो जाता है? बार बन जाता है। नॉट में क्या होता है? नैंड में अगर सेम इनपुट होते हैं तो बन जाता है नॉट। क्या लिखा है बेटा? नेचर और चेष्टा बेटा सब ठीक ठाक है? बुजुर्ग, इसका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जैसे हजरी हो। अरे डोलमा, इसका नाम क्या पड़ोसन का है? टेंजिन तो है ही ना? टेंजिन आगे क्या है? निडोन। टेंजिन निडोन गधी, निडोन या निडोन? अरे क्या फर्क पड़ता है? टेंजिन गधी, क्या फालतू लोग हैं। ये ताशी बस सही है, इसका नाम समझ में आता है, ताशी, ताश। हाँ चलिए आइए। An EM wave is propagating in a medium with a velocity vi cap. The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along plus y axis. कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है y एक्सिस के लॉन्ग, बड़ी अच्छी बात है, और वेलोसिटी है x एक्सिस के लॉन्ग। बेटा E बाय बी इक्वल टू सी, E बाय बी इक्वल टू सी, E क्रॉस बी पैरेलल टू सी, E क्रॉस बी पैरेलल टू सी, E and B are always in same phase, E and B are always in same phase, E and B are always in same phase, E and B are always in, और energy is equally divided between electric field and magnetic field. Energy is equally divided in electric field and magnetic field. बेटा इन बातों पे क्वेश्चन लगभग आप मान के चलें आपको मिल। कितना बड़ा टॉपिक है ये ईएम वेव, और अगर आप देखेंगे 5 में से 4 क्वेश्चन केवल इन्हीं बातों पे आ रहे हैं, बस इतनी सी बातों पे। वैसे तो मैंने 50 मिनट की एक वीडियो अपनी अपलोड कर रखी है, उसमें सब कुछ है। आइए देखिए, E क्रॉस बी पैरेलल टू सी, बी किधर को आएगा? प्लस वाई में, तो E क्रॉस बी पैरेलल टू सी, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को आ जाएगी बेटा? के में। किधर को आ जाएगी? के में। बेटा E क्रॉस बी पैरेलल, तो बी किधर को आ जाएगा? बेटा पहली बात, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है और वेलोसिटी अगर एक्स में, E क्रॉस मतलब वेलोसिटी अगर एक्स में, तो बेटा वो या तो जेड या माइनस जेड, दो ही ऑप्शन थे। तो जो 1 और 4 को टिक करे उसकी तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए भैया, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब E क्रॉस बी, अब बेटा अगर बी बाहर को होगा तभी E क्रॉस बी इधर को आएगा, अगर अंदर को होगा तो E क्रॉस बी उधर को बन जाएगा, तो क्या आएगा? अलोंग पॉजिटिव जेड। क्या दो आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2 and angle of prism is 30 degree. One of two refracting faces of the prism is made mirror inwards by silver coating. A beam of monochromatic light
entering the prism from other face will retrace its path if angle of incidence is. रिट्रेस करने का मतलब क्या होता है? उसी पाथ पे वापस आ जाना. मिरर में लाइट उसी पाथ पे वापस कब जाती है? जब परपेंडिकुलर आती है तभी उसी पाथ पे वापस जाती है. सही बात है? सही बात है. अब अगर ये 30 डिग्री दे रखा है बच्चों और ये मिरर है, अब लाइट मैं चाहता हूं रिट्रेस कर जाए पाथ को, तो बेटा ये 90 है, ये 30 है, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया. तो यहां कह रहे हैं बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो ताकि रिट्रेस कर जाए. बेटा मान लो आई है और ये तो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, म्यू 1 साइन थीटा 1 इनटू साइन आई बराबर म्यू क्या है इधर का, क्या है √2 दे रखा है, इनटू साइन 30. साइन 30 क्या होता है? हाफ 1/2 और ये √2 कट जाएगा 1/2. साइन आई 1/2 45. वैसे भी बेटा 45 30 √2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 60 30 √3 आता है. मेरे को तो ये याद है 45 30 √2 और 60 30 √3 यही यूज होता है बेटा नीट में. 45 30 √2 और 60 30 √3. 45 30 √2 60 30 √3. ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है नीट में पिछले 5 सालों में. लैंग्वेज बदल बदल के पिछले 5 साल में ये क्वेश्चन 3 बार आया, लैंग्वेज अलग अलग के साथ. कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये आप सोच के देखिए. एक बार आया है कि भैया ये ए है और ए बहुत छोटा है, 2a पे लाइट आ रही है और परपेंडिकुलरली निकल रही है. हमें परपेंडिकुलरली निकल रही है, रिट्रेस कर रही है, अलग अलग बात है, एक ही है. और पूछा है बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. अरे भाई ये 90 है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ए फिर है, तो 1 इंटू साइन 2a बराबर म्यू इंटू साइन. ये 2 साइन है कॉस से हो जाएगा, म्यू क्या आ जाएगा 2 कॉस. इस तरीके से ये पूछ लिया जाता है बेटा. ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट है. मतलब ऑप्टिक्स में मेनली जो चीजें पे हिट होता है बेटा बहुत बेसिक रहती हैं. लेंस मेकर फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए बाकी अब मैं पेपर में वो सारी चीजें पूछता ही जा रहा हूं जो जो चीजें आती हैं. शिवम रैकवर समझ में आ गया. ध्रुव गधे, सचिन यादव, सचिन चौधरी कहाँ हैं? पांडे जी कहाँ गए? प्रियांशु कहाँ है? वो वाला. और वर्तुल कहाँ गए? भाई देख लो यार अपने हिसाब से यार, अगर फायदा उठाना चाहें तभी बेटा हम लोग भी लगे हुए हैं आप लोगों के साथ, अगर नहीं उठाना चाहें तो आपकी चॉइस है. कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पे कॉन्केव मिरर से. ठीक है भैया 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर. फोकस से डिस्टेंस कितना हो गया 25. अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से x1 होता है, इमेज का x2 होता है, तो x1 x2 का प्रोडक्ट क्या होता है f². अगर ऑब्जेक्ट x1 पे होता है और इमेज अगर x2 पे होती है फोकस से, तो x1 x2 का प्रोडक्ट क्या होता है f². क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से x1 होता है, इमेज का अगर x2 होता है, तो x1 x2 का प्रोडक्ट क्या होता है गधी f². और ऑब्जेक्ट और इमेज फोकस के हमेशा सेम साइड होते हैं. अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है फोकस के तो इमेज भी इस तरफ, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो इमेज भी इस तरफ.
क्या तो आ गया समझ में यार? तो x1 क्या हो गया 25, x2 बराबर एफ स्क्वायर 15 इंटू 15 काटो 5 3 जा 5 3 जा, पहले x2 क्या है 9, पहले इमेज का डिस्टेंस 9 है फोकस से, कह रहे हैं अब ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर इधर आ गया, अब तो x1 हो गया, दूसरे केस के लिए x1 हो जाएगा 5 क्योंकि 20 कह रहे हैं मिरर की तरफ आ गया। बेटा अगर 20 मिरर की तरफ आ गया तो जो 25 था वो क्या रह जाएगा 5। कशिश बेटा समझ में आ रहा है? आ रहे? तो बेटा x1 हो गया 5, 5 इंटू x2 बराबर एफ स्क्वायर। अरे गधी कशिश, 5 3 जा 15, x2 क्या आ जाएगा 45। तो बेटा इमेज जो थी पहले 9 पे थी 45 पे चली गई, पूछ रहे इमेज कितना मूव करी 36, 45 माइनस 9, कह दो आ गया भाई। समझ में आ गया नहीं आ गया? भव्यांश गधे को समझ में आ रहा है? मनीष भाकुनी पुत्र 36 आएगा ना? अब अवे आएगा या टूवर्ड्स आएगा? ऑब्जेक्ट पास आएगा, x1 अगर घट रहा है तो x2 तो बढ़ेगा ही, दूर जाएगा बेटा, कह दो आ गया भाई यार। नेक्स्ट कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को गिरने में टाइम लग रहा है जो भी, और कह रहे प्रोटॉन को भी गिराया जा रहा है। प्लीज मेरी बात सुने बेटा, अगर कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है तो प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन तब नीचे गिरेगा। बेटा प्रोटॉन पे जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, और इलेक्ट्रॉन पे जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। कह रहे हमने डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड के पलट करके प्रोटॉन को गिराया, कौन पहले गिरे? अबे गधों, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर माइनस 31 में आ रहा है, प्रोटॉन का मास 10 की पावर माइनस 27 है, प्रोटॉन का मास है, तो प्रोटॉन को अगर वही फोर्स होगा तो चलाने में टाइम ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन पक से भाग जाएगा। तो प्रोटॉन में टाइम क्या लगेगा? स्मॉलर। प्रोटॉन के लिए टाइम क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर। कह दो आ गया। कह रहे हैं एक रॉड को गिरने से रोका जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बुदित कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को, सॉरी एक रॉड को, मेटेलिक रॉड को जिसमें करंट है उसको रोका जा रहा है नीचे आने से इंक्लाइन प्लेन से बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सुन लो, इसमें करंट मान लो, मेरे को मालूम नहीं करंट किधर को दे रखा है, अरे यार या तो अंदर होगा या बाहर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से, अब अगर ये गिर नहीं रहा है तो बताइए कब नहीं गिरेगा? ILB किधर को आएगा? L इधर को, B ऊपर को, ILB इधर को। कह दो आ गया यार, ये ILB आ रहा है और ये MG आ रहा है। तो बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है तो कंडीशन क्या होगी? ILB cos थीटा और MG sin थीटा क्या होंगे? बराबर। MG sin थीटा और ILB cos थीटा ये क्या रहे होंगे बेटा? बराबर रहे होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। जो ऊपर को आएगा वो ILB cos थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग MG का कंपोनेंट क्या आता है? MG sin थीटा। साइन से आता है, कैसे आता है? बी पेशेंट, समझ में आ गया? प्रोग्रेस। कल पापा आए थे और तुम गाड़ी में बैठ के पापा से बात कर रहे थे, सब ठीक चल रहा है ना यार? टेंशन में तो नहीं हो ना? गोली खाओगे? हाँ। इसके बाद कह रहे हैं पावर लॉस। बेटा जो पावर जो बेटा लॉस आता है किसमें? LCR सर्किट में, AC में क्या आता है? VRMS IRMS cos फाइव, VRMS IRMS cos फाइव, VRMS IRMS cos फाइव। और अगर प्योर L हो तो क्या लॉस आता है? 0, क्योंकि बेटा इंडक्टर के केस में फेज डिफरेंस क्या होता है? 90। कैपेसिटर के केस में क्या आता है? पावर लॉस 0, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है? 90। I नॉट, अगर LCR सीरीज है I नॉट R, I नॉट XL, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है, रेजिस्टर में सेम फेज में होती है। I नॉट R, I नॉट XL माइनस XC,
आई नॉट जेड, यार ये बंद कर दो भाई। और ये हो गई वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस cos फाई। cos फाई क्या देगा, आई नॉट आर बाय आई नॉट जेड। cos फाई क्या देगा, आर बाय जेड। cos फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, आर बाय जेड। cos फाई क्या रहा है, आर बाय जेड। अब जो बेटा पावर लॉस आती है बेटा, वो क्या आती है बेटा, वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई। वी आर एम एस आई आर एम एस, क्या क्या लिख सकते हैं, मैं वो लिख रहा हूं, आर बाय जेड। अब वी आर एम एस बाय जेड क्या होता है, आई आर एम एस स्क्वायर आर। और क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस होता है वी आर एम एस बाय जेड, वी आर एम एस स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर आर और जेड स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है, 1 बाय ओमेगा सी। पांडे बात कर ले, खाली पढ़ाई मत कर ली पांडे, तेरे को ऐसे चपत मारेंगे ना पांडे, गधे, बदतमीज है यार ये, गधे। हाँ पावर लॉस कैलकुलेशन सिखाऊं, कर लोगे, अब कहोगे तो कर लोगे, है ना, लेकिन मन कर रहा होगा, चलो पूछ ही लेते हैं। ओमेगा क्या दे रखा है, 100 पाई, क्या दे रखा है, अब देख रहे हो ना, 314 लिखा, 314 क्या हो गया, 100 पाई। एक्सएल क्या हो जाएगा, 100 पाई एल, 100 पाई एल, एल क्या हो गया, 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10 की पावर -3, 2 पाई। एक्सी क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा सी। कोई मेरी मदद मत करना, सब खाली बैठो। 100 पाई और सी कितना है, 100 माइक्रोफेरेड, 100 इंटू 10 की पावर -6, ये कट जाएगा, 10 की पावर -2 आएगा, 100 हो जाएगा। 100 10 इंटू 10 लिख दो, पाई का स्क्वायर होता है 10, 10 को पाई स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 10 पाई। देखना कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सही होगा यार, देख लेना वैसे। तो ये एक्सी आ गया। अब बेटा वी आर एम एस क्या दे रखा है, वी नॉट दे रखा है 10, तो 10 बाय रूट 2 हो जाएगा वी आर एम एस, तो वी आर एम एस स्क्वायर 10 बाय रूट 2 का स्क्वायर 100 बाय 2, ये हो गया वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 स्क्वायर 2500 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, 10 पाई माइनस 2 पाई कितना, 8 पाई, 8 पाई का स्क्वायर 64 पाई स्क्वायर 10, 640 वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर आर। यार अभी तो लिखे थे सारे फॉर्म्स यार, और आर कितना है बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया, 50। मेरी कोई मदद मत कर लेना, सब खाली बैठ जाओ यहां पे आके ठुल्लुओं की तरह। ये 5000 बाई 2 क्या हो गया, 5000 बाई 2 क्या हो जाएगा, 2500, और 2500 प्लस 640, ये क्या हो जाएगा 3140। यार कह दो हो गया यार। अब आप कहोगे इसको भी कर दूं मैं आगे, है ना, क्योंकि हम खुद क्या कर लेंगे। तो पहली बात तो 114 को आप पहले लिख दो 310, थोड़ा सा और आसान कर लो, है ना। अब 5 5 है, ये लगभग 5 6 30 हो गया, 0 लगाया, 6 8 48, 0.8 के पास वाला ऑप्शन 0.79। मैंने हद से ज्यादा बेकार तरीके से कैलकुलेशन करी, तो भी बड़ी आराम से पहुंच गया, बस कॉन्फिडेंटली करनी होती। बेटा मैं आपको पहले बता चुका, तो डिनोमिनेटर में थोड़ी बहुत छेड़ाखानी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होने से बहुत कम चेंज आता है। 1/100 0.01 ऑलरेडी है, अबे अगर आपने उसमें 5 7 बढ़ा भी दिया तो उससे क्या ही चेंज हो जाएगा, पहले ही 0.01 है, पहले ही बहुत कम वैल्यू है उसकी। नहीं आया क्या बीबी,
कह रहे हैं बताओ H कितना हो ताकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाए। भाई मैं सच कह रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन ना आना पाप लगेगा। mgh ग्रेविटी ने वर्क किया बराबर हाफ mv स्क्वायर, और क्या होनी चाहिए मिनिमम वेलोसिटी फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन 5rg। तो h क्या आ गया 5r/2, r को लिख दो d/2, तो क्या आ जाएगा 5d/4। क्या आ जाएगा 5d/4। अगला क्वेश्चन कह रहे किसको रोकने में ताकत ज्यादा लगेगी। अबे अगर घूम रही है तीन चीजें, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो रिंग के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, डिस्क के लिए कम, और सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे कम। तो सी के लिए सबसे ज्यादा। बेटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है mr²। कह रहे हैं एक ब्लॉक m मास का है, 4m वाले से टकराया और रुक गया, बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। क्वेश्चन नंबर 20 0.25। बेटा ये तो ओरल क्वेश्चन है बेटा। m मास है, 4m वाले के पास जा रहा है, v वेलोसिटी से टकराने के बाद m वाला रुक गया। अबे मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, mv 4m into v/4 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है e into वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v/4 इक्वल्स टू ev। तो बेटा यहां से e क्या है 1/4 मतलब 0.25। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन, सही बात है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, हाँ भैया एफएस मैक्स प्रोपोर्शनल टू एन एफएस मैक्स होता है म्यू एस एन। अन्वेक्षा बेटा पढ़ रही हो ना यार। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत छोटा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। रोल करना हमेशा आसान होता है, रोल करना हमेशा, किसी टायर को ऐसे ऐसे फेंक दो, रोल करके बहुत दूर तक चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर यही किसी ईंटे को आप सिरका दो तो वो खट्ट से रुक जाता है। तो कहने का मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, सुमित राणा पिटाई लगेगी, इधर देख ले आशुतोष तिवारी को क्या देखे जा रहा है, इसलिए भेजा तेरे को घर वालों ने यहाँ पे तेरे को। देख ले उसको, देख ले घूर घूर के। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्या बकवास कर रहे हैं यार। बेटा काइनेटिक, बेटा एफ के होता है म्यू के एन, तो बेटा म्यू के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा। अबे ये फोर्स अपॉन फोर्स है, डायमेंशनलेस। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। 22 वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से चलाएं ताकि ना ये ऊपर जाए ना ये नीचे आए। बेटा अगर ए एक्सेलरेशन से चला रहे हैं ना टेंजिन चतुर्वेदी, तो बेटा एक तो क्या होगा, ये हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हैं, तो एक तो सूडो फोर्स आएगा ma और एक आएगा mg। तो ma cos थीटा और mg sin थीटा बराबर है, ma cos थीटा और mg sin थीटा क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। यहां से a क्या आ जाएगा, g tan थीटा आ जाएगा। बहुत ही लल्लू बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यही tan थीटा a/g और जगह कहां पे आता है बेटा, जब अगर हम फ्लूइड को एक्सेलरेट करते हैं तो जो एंगल बनता है वो भी क्या होता है, tan थीटा a/g आता है। अगर यूट्यूब होती है, यूट्यूब को एक्सेलरेट करते तो ऊपर वाले को ज्वाइन करता हो जो एंगल बनता है वो भी tan थीटा इक्वल टू a/g बनता है। हाँ जी, इसके बाद कह रहे हैं सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस इन फ्री स्पेस। कह रहे हैं रेडियस को हमने इंक्रीज कर दिया। बेटा रेडियस को इंक्रीज कर दिया, बेटा क्या तरीका होगा इंक्रीज करने में, बेटा कह रहे हैं बाय कीपिंग इट्स मास सेम विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा अगर आपने टॉर्क नहीं लगाया तो एंगुलर मोमेंटम आई बढ़ गया है, अगर आपने रेडियस बढ़ा दी तो आई अगर बढ़ गया, बेटा अगर टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। आई बढ़ता है तो ओमेगा कम हो जाता है, आई बढ़ता है तो ओमेगा। अगर कभी कोई कह दे कोई चीज अगर घूम रही है उसको हमने गर्म कर दिया घूमते घूमते को, तो क्या होगा बेटा उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो। इसके बाद कह रहे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मतलब हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, सॉलिड स्फीयर की।
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सॉलिड स्फीयर की, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या हो जाएगा, हाफ इसके अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, हाफ 7/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। याद आ गया, 2/5 एम आर स्क्वायर तो इसके अबाउट होता है बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में। जब टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती है तो यार आप लोग पेपर डिस्कशन नहीं करा रहे स्पीड बैच का, बेटा स्पीड बैच का ना पेपर डिस्कशन नहीं करा रहे हैं यार, इन लोगों का पूरा हो नहीं पाया। आप लोग का मैंने ना ग्रुप पे अपलोड कर दिया, आज के पेपर का डिस्कशन डाउट ग्रुप पे डाल दिए बेटा मैंने, ठीक है। ओके बेटा बाय, सॉरी यार आज नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्चुअली ना गला भी साथ नहीं दे रहा था कि इन लोगों के बाद बहुत तेज तेज आपका करा पाऊं। हाफ 7/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां पे वी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5/7। क्या आ जाएगा 5/7। इसके बाद बेटा कह रहे हैं लेमडा नॉट है बेटा वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और कह रहे हैं कि 3 लेमडा बाय, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया सच दैट जो लेमडा नॉट थी वो 3 लेमडा नॉट बाय 4 हो गई। बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेमडा एम टी कॉन्स्टेंट होता है। अब बेटा अगर यहां पर लेमडा नॉट थी, यहां 3/4 ऑफ लेमडा नॉट हो गई, तो टेम्परेचर 4/3 हो गया होगा। टेम्परेचर अगर 4/3 हो गया तो पावर डिसिपेटेड क्या होती है, टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल। तो 4/3 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या होता है 256, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो 256/81 टाइम्स हो गया। क्या हो गया 256/81 टाइम्स हो गया। बेटा कह दो आ गया यार, पक्का समझ में आ गया। बेटा एक सेकंड रुकना जरा, या ऐसा करें बेटा एक दो क्वेश्चन बेटा प्लीज करें जरा, एक सेकंड का मेरे को ब्रेक दे बस बेटा, प्लीज एक दो क्वेश्चन करें जरा, आगे करें जरा, मैं करा रहा हूं।
हाँ भाई, हेलो हेलो जी। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। बस वाला मिटो दो यार। हाँ जी, टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। क्या हुआ, पानी नहीं था? पानी नहीं आ रहा था? भरा नहीं इन लोगों ने? भर के लाए हो? टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल and have same volume. The first wire has cross sectional area A and second wire has cross sectional area 3A. If the length of first wire is increased by delta L on application of force F, how much force is needed to stretch the same wire by same amount? बेटा देखो, stress is directly proportional to strain. Stress is longitudinal stress is proportional to Young's modulus into longitudinal strain. बेटा ये बात याद आ गई है? ओ मेरे दोस्त, F इक्वल टू वाई ए बाई एल एक्स याद आ गया? तो F क्या आ जाएगा? वाई ए बाई एल एक्स। अब A से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ए एल हो गई वॉल्यूम। कह रहे वॉल्यूम सेम है, इलोंगेशन सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, एरिया का स्क्वायर, और एरिया को 3 टाइम्स लिए दूसरी वायर के, तो 3 का स्क्वायर, फोर्स क्या चाहिए होगा? 9 टाइम्स। तो एक में अगर F चाहिए तो दूसरे में क्या चाहिए? 9F। बढ़ जाऊं आगे। कह रहे हैं कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected across an AC source of voltage V given by V equal to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of capacitor would then be given by. ये पेपर सबके ऐसे गंदे प्रिंट हुए हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा। वैसे जोशी तो काम अच्छा करते हैं, पता नहीं। आइए देखिए 27th, capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V equal to V naught sin omega t. डिस्प्लेसमेंट करंट Q क्या आ जाएगा? CV, CV नॉट साइन ओमेगा टी डी। बेटा मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट जब भी है तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड काट दो, डी क्यू बाई डी टी करंट हो जाएगा। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस, CV नॉट कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का क्या आ जाएगा? ओमेगा, CV नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट। बेटा अगर बॉडी ऑसिलेट करती है फ्रीक्वेंसी एन से तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किससे करती है? 2n से। क्या ये बात याद आ गई है? बेटा सोचो सुनो, अगर पार्टिकल इधर से इधर गया और फिर इधर से इधर गया तो एक साइकिल पूरी हुई, पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और घटी। बिल्कुल उसी तरीके से फिर से बढ़ेगी और फिर से, भले स्प्रिंग खिंचा हो भले दबा हो, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास होती। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी बड़ी घटी, तो अगर जब एक साइकिल पूरी हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी की 2 साइकिल पूरी हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 2n फ्रीक्वेंसी से वेरी करती। अगला बेटा ये C वाले की तो एक कैपेसिटर की तो शॉर्ट सर्किटिंग हुई पड़ी है, ये C, इनको तो दोनों पॉइंट को चिपका दिया आपने, इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, बेकार है। तो इसके अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? CC2C। कितना आ जाएगा? CC। अगला क्वेश्चन, प्लस क्यू और माइनस क्यू ये 2 चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। बेटा हमेशा सिस्टम मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी रीजन टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी रीजन। फील्ड किस पे जाता है? प्लस क्यू वाले पे बताओ, माइनस क्यू वाले पे बताओ जरा। प्लस क्यू वाली जगह पे फील्ड लाइंस पास है, यहां पे दूर दूर है, तो इस पे फोर्स जो आएगा वो ज्यादा आएगा, इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन आएगा, नेगेटिव चार्ज पे पर कम आएगा। तो नेट में जाएगा किधर? इधर राइट को जाएगा। और हमेशा अगर जब सिस्टम अपने आप चलता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी घटती है। इसके बाद क्वेश्चन बेटा तीसरा पेपर हो गया लगातार
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन T minutes. When the room temperature is 20 degrees centigrade, the time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 to 60, 90 से 80 हो रहा है T मिनट्स में। 90 माइनस 80 बाई टी, ये क्या हो गया? एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, T1 माइनस T2 बाई टी, ये होता है एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS। 90 माइनस 80 बाई टी इज के 85 माइनस 20, ये हो जाएगा 65। 90 से 80 हो रहा तो एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? 85 माइनस रूम टेम्परेचर 20, 65। इसके बाद टाइम टेकन बाय सिमिलर कप टू कूल फ्रॉम 80 टू 60, 80 माइनस 60 20, 90 माइनस 80 को यहां पे 10 लिख दीजिए। 20 बाई टी डैश इज इक्वल्स टू के। अगर 80 से 60 हो तो एवरेज टेम्परेचर क्या है? 70, 70 माइनस 20 क्या है? 50। डिवाइड कर दीजिए, टी डैश बाई टी टू टी, क्योंकि 0 कटेगा 1 बाई 2 बन गया, तो टी डैश बाई 2t इज इक्वल्स टू 5 13 जार 5 10 जार, क्या आ जाएगा बेटा? 2 5 जार 13 बाय 5t, क्या आ जाएगा आंसर? 13 बाय। बहुत बार अब पूछ लिया गया बेटा, मैंने तीसरा पेपर है, लगातार आपके सामने क्वेश्चन रख दिए मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के। अगर आज भी नहीं करके आए तो बेटा, दोनों पेपर के डिस्कशन हो चुके थे, 2 बार मैं आपको बता चुका था, दोनों बार मैंने आपको बहुत कायदे से बताया। पहली बार तो बहुत डिटेल में 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, एस हाइट से रिलीज किया, कह रहे हैं बताइए किस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाएगी पोटेंशियल की। अभी तो एस हाइट पे है, अभी तो खाली पोटेंशियल है, अभी तो खाली क्या? पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। अब चाह रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी कुछ 3 के हो जाए, अगर सॉरी पोटेंशियल एनर्जी अगर स्मॉल यू हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी थ्राइस ऑफ स्मॉल यू हो जाए, पर टोटल एनर्जी तो वही रहेगी ना, 4u इक्वल टू यू। तो u क्या चाहते हैं? कैपिटल U बाय 4 चाहते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाए, तो हाइट क्या हो जाएगी? 1/4। तो हाइट होनी चाहिए s बाय 4। अब वेलोसिटी क्या होगी? अब नीचे कितना आया? 3s बाय 4। जब h ड्रॉप करता है, जब कितना नीचे ड्रॉप करता है h, तो वेलोसिटी क्या होती है? √2gh। तो √2g 3s बाय 4, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस जगह पे? √2g 3s बाय 4, √3gs बाय 2। कौन सा ऑप्शन हो गया? s बाय 4 और √3gs बाय 2। हाँ, डंडी जरूर गायब है पर ऑप्शन 4 दिख गया। वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल क्या हो गया? Velocity of a small ball of mass and density d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time. If the density of glycerine is d by 2, viscous force acting on the ball will be. बेटा मेरी बात सुने, VDG एक फोर्स ये होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। जब लिक्विड में चल रहा होता है तो एक आता है बेटा बॉयंट फोर्स रो वी जी। अब कह रहे हैं वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है d/2 v d/2g। तो इसका मतलब विस्कस फोर्स कितना होगा बेटा? अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है, अगर ये v d/2g इसका आधा, तो विस्कस फोर्स होगा वो भी v d/2g होगा। नहीं आया समझ में? अबे अगर जब टर्मिनल वेलोसिटी आ गई भाई आयुषी, मैं ये कह रहा हूं जब टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है, इसका मतलब क्या है? नीचे को लग रहा है VDG, नीचे को क्या लग रहा है? तो ऊपर को भी VDG होगा, VD/2g VD/2g। ये नीचे को फोर्स है, ये ऊपर को है। बेटा मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, मैं कह रहा हूं ये नीचे को है, ऊपर को क्या रहा है? V/2dg V/2dg। कोई दिक्कत की बात नहीं है।
मैं बस बेटा बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये अगर ये v/2 dg है तो ये भी उसका आधा ही होगा, मतलब अगर ये इसका आधा, क्योंकि बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया है, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो। अब vdg वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को मास कहते हैं, mg तो ये भी m/2g। तो कह रहे टर्मिनल वेलोसिटी पे विस्कस फोर्स इस टाइम कितना है, mg/2। कितना है, mg/2। ये तो मैंने कल सारे बेसिक फॉर्मूले आपके सामने लिखे थे, अगर आपको याद हो 34th क्वेश्चन के। क्या पहले पेपर में भी एक बार आ चुका है सेम क्वेश्चन? कौन कौन सा? चलिए आइए देखिए। ओ आई एम सॉरी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा कौन कौन से होता है, आई इक्वल टू NEAVD, आई बाय हो जाता है जे इक्वल टू NEVD, v इक्वल टू यू प्लस एटी में एवरेज लेते हैं, vd का जाता है ई बाय एम टाउ, और vd की वैल्यू यहां पुट कर देते, तो j क्या था, NE स्क्वायर टाउ बाय m इंटू ई, j इक्वल टू सिग्मा ई, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सिग्मा क्या हो जाता है, ये NE स्क्वायर टाउ बाय m, और रेजिस्टिविटी इसका इनवर्स m बाय NE स्क्वायर टाउ, m बाय, सारे ऑप्शन बड़े आराम से बन जाएंगे। vd हो जाएगा ई बाय एम टाउ, a का r, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अच्छा जे इक्वल टू सिग्मा ये, तो ई क्या हो जाएगा, 1 बाय सिग्मा जे, ई इक्वल टू रो जे, तो ई बाय जे हो जाएगा रो, बी का एस, रिलैक्सेशन पीरियड, रेजिस्टिविटी एम अपॉन एन ई स्क्वायर, टॉ को इधर ले जाए, एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो, रिलैक्सेशन पीरियड जो आ जाएगा वो क्या जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो पी, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, जे इक्वल टू NEVD। नेक्स्ट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेटा जो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बहुत बकवास पेपर प्रिंट हुआ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी इंटू एडी इंटू, कह दो आगे यार, कल आप लोगों का पेपर नहीं है ना? प्लांट फिजियो की क्लासेस में आप लोग आए थे? कुछ फायदा रहा, टाइम पास हो गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एडी अगर वॉल्यूम तो क्या देगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। अगले क्वेश्चन में पूछा है 20 सेंटीमीटर ऊपर, पहले आप बातें कर लो फिर मैं पढ़ा लूंगा थोड़ा सा। एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, कैसा है बेटा, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। फोर्स किधर को आएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगी, बाहर को, V क्रॉस B, नीचे को माइनस EV क्रॉस B, ऊपर को EVB इधर को आ गया। बेटा बंद कर दो यार, EVB किधर को आ जाएगा, ऊपर को E, वेलोसिटी दे रखी है V, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर, क्या होती है बेटा, म्यू नॉट I बाय, क्या मैं मैग्नीट्यूड निकालूं या कर लेंगे बेटा, कर लेंगे। मेरा दोस्त का है आदित्य, हाँ गधों, हुस्नुल यार, रूहुल आ ही नहीं रहा यार, कल मैंने उसको सड़क पे आवाज भी दी गधे को, उसको बोलना सर मारेंगे कमरे पे आके तेरे को। आइए देखिए, ZX से बन गया Z-1, तो इसका मतलब बीटा प्लस निकला होगा, क्या निकला होगा, फिर 2 एटॉमिक नंबर कम हुआ, मतलब अल्फा निकला होगा, दूसरे नंबर पे अल्फा, यार कह दो आगे यार, ZXA से बन रहा है Z-1, वैसे ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन +1E0, बीटा पार्टिकल होता है +1E0 से बन जाएगा Z-1BA, और अगर Z-1BA है, इससे बन रहेगा Z-3, अगर 2 कम हो रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का है
ये बिल्कुल पक्का है कि 2He4 निकला होगा अल्फा पार्टिकल, इससे काम बन जा रहा है। और इसके बाद कह रहे हैं Z-3 अगर है, मान लो यहां पे लिखा, और उसके बाद Z-3 से Z-2 बन रहा है, तो यहां पे बेटा -1E0 रहा होगा। Z-2 -1 Z-3 तभी बन पाएगा। तो एक बार बीटा प्लस, एक बार अल्फा और एक बार बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन का निकलना। +1E0, +1E0 होता है इलेक्ट्रॉन का भाई, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है पर पॉजिटिव होता है, और इनको बोला जाता है एंटी पार्टिकल्स। ये दोनों जब भी कंबाइन करते तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एल और सी में वोल्टेज अलग अलग है। एल और सी में वोल्टेज कह रहे इंपिडेंस बताइए, करंट कितना आ रहा है 10√2, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट 10√2, तो आरएमएस करंट क्या हो जाएगा 10, और ये हो गया करंट। वीआरएमएस क्या होता है IRMS Z, वीआरएमएस क्या होता है IRMS Z। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में खाली ये देखना था Z से Z-1 हो रहा है, तो +1E0 निकला होगा। बेटा या तो +1E0 निकलता है, या 2He4, या -1E0, या गामा निकलता है। ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना मास नंबर चेंज होता है। अल्फा डिके होती है तो 2 से एटॉमिक नंबर घट जाता है, मास नंबर 4 से घट जाता है। जब बीटा डिके होती है -1E0 निकलता है, तो या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। गधी -1E0 निकलेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है, नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव बढ़ गया ना, तो प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्लस एंटी न्यूट्रिनो आता है इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो बेटा मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, मास नंबर वही रहता है। बेटा अगर कोई लड़का यहां से शमीम गया बाहर और साड़ी पहन के आ गया, बच्चे तो उतने ही रहेंगे ना क्लास में, इसने साड़ी पहन ली, लड़कियों की संख्या बढ़ गई पर स्टूडेंट्स तो उतने ही है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया तो मास नंबर में चेंज नहीं आता है, किस में चेंज आता है, खाली और खाली एटॉमिक नंबर में। तो बीटा प्लस डिके होती है, अगर बीटा प्लस डिके होती है तो पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव चार्ज निकलता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो तो एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। क्या दो आ गया। तो जब बीटा डिके होती है तो खाली एटॉमिक नंबर चेंज होता है, अल्फा डिके होती है एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों चेंज होते हैं, गामा डिके होती है कुछ भी चेंज नहीं होता है, खाली न्यूक्लियॉन्स डीएक्साइट करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रखा है आरएमएस करंट है 10, और वोल्टेज क्या होती है √VL - VC² + VR²। वोल्टेज क्या होती है बेटा, वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स क्या होती है √VL - VC²। तो 40 - 10 30 का स्क्वायर और प्लस VR², ये क्या आ जाएगा 50। ये आ गई वीआरएमएस, वीआरएमएस हो गया IRMS × Z। तो पूछा इंपीडेंस कितना हो गया 5। छी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रू गॉज का, बहुत ही गड़बड़ बात लग रही। अच्छा फिजिक्स में ऐसा हाल हो रहा है, केमिस्ट्री में भी ये कटा हुआ। चलिए मैं क्या, कोई बात नहीं, अगली बार फिर से साफ आ जाएगा। आइए देखिए, बेटा देखो ये जो स्क्रू गॉज होता है ना, मैं आपको बताता हूं क्या होता है, किसी दिन आपको फोटो दिखा दूंगा इस पे प्रोजेक्टर पे, बाकी मैं आपको बस समझा दे रहा हूं। स्क्रू गॉज क्या होता है, एक डिवाइस होता है इस तरीके का, ऐसा होता है, और यहां पे एक स्क्रू होता है जिसको घुमाने का जरिया इधर होता है, मतलब ऐसे करके घूमता है और खुलता जाता है, और एक रोटेशन में जितना वो बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं पिच। एक रोटेशन में, जब एक रोटेशन आप घुमाते हैं तो जितना वो आगे निकलता है उसको हम बोलते हैं पिच। अब होता क्या है ना, जो जिसको आप घुमाते हो
उस पे क्या होते हैं, कुछ डिवीजन बने होते हैं। सर्कुलर स्केल पे कुछ डिवीजन बने होते हैं। किस पे? जैसे ज्यादातर 100 डिवीजन रहते हैं। ज्यादातर कितने डिवीजन रहते हैं? 100। बेटा मेरी बात सुने वंदना, बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुने। एक क्या है? गोला है। क्या है बेटा? गोला। गोले पे क्या है? कुछ डिवीजन है। गोले पे क्या है? कुछ। ज्यादातर 100 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? और जो पिच होती है ज्यादातर, जो एक चक्कर में वो बाहर निकलता है स्क्रू, वो 1 mm होता है। कितना होता है? तो उसके घूमने से हम नाप लेते कितना वो बाहर निकला। उस स्क्रू के बीच में उसको घुमा के एक चीज को अंदर अटकाते हैं, जिसको भी नापना होता है। पतली पतली चीजों को ही नापा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया इसकी कमर नापने लगे उसमें, इतना सा तो वो होता है खुलने की जगह उसमें। मतलब बहुत छोटी चीजों को मेजर किया था, प्रिसाइसली मेजर करने के लिए होता है। अब देखो है क्या, जैसे मान लो कि 1 mm वो बाहर निकल रहा है एक चक्कर में। कितना बाहर निकल रहा है? 1 mm। अब अगर 1 mm बाहर निकल रहा है एक चक्कर में, कितना mm बाहर निकल रहा है? 1 mm बाहर निकल रहा है एक चक्कर में। तो बेटा अगर 100 उस पर डिवीजन है, कितने डिवीजन है? 100। तो 100 डिवीजन में 1 mm बाहर आ रहा है। तो कोई पूछेगा मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, मतलब लीस्ट काउंट। तो 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन में 1 mm बाहर आ रहा है। तो एक डिवीजन में कितना बाहर आएगा? 1/100 mm। मिलीमीटर में 1/100 mm 0.01 मिलीमीटर, और मीटर में 10⁻⁻5 मीटर। कितना? कभी कहते हैं 200 डिवीजन है पिच। बेटा देखो मैं बस आपको ये कह रहा हूं, अगर पिच P है, अगर पिच P है और अगर N डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन, ये सर्कुलर स्केल पे डिवीजन से N डिवीजन से सर्कुलर स्केल पे, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है? N डिवीजन। तो बेटा कोई पूछेगा लीस्ट काउंट कितनी होगी? P बाहर निकलता है N डिवीजन में, P बाहर निकलता है। एक डिवीजन में कितना निकलेगा? P/N। जो मैं मिनिमम मेजर कर सकता हूं उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। P/N कितनी हो गई बेटा? P/N। बोलो कितनी हो गई? कोई दिक्कत की बात? ये बात समझ में आ गई? अब जैसे मान लो वो कहेगा क्वेश्चन में कि अगर 4 तो पूरे रोटेशन दिए, मान लो पिच है 1 mm, मान लो पिच है 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन है 100। कहता है 4 कंप्लीट रोटेशन हुए। 4 कंप्लीट रोटेशन को वो कहेगा 4 है मेन स्केल रीडिंग, 4 है मतलब 4 mm तो ऐसे आ गए, और पिच मान लो 1 mm है, तो 4 mm तो है ही। और उसके बाद मान लो कहता है 26 डिवीजन और घुमाना पड़ा। 4 रोटेशन के बाद 4 मेन स्केल रीडिंग है। प्लीज मेरी बात सुन लो, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 4। और 4 मेन स्केल रीडिंग के बाद कह रहे 26 सर्कुलर स्केल डिवीजन और घुमाना पड़ा। कितना सर्कुलर स्केल डिवीजन? 26। तो बेटा रीडिंग कितनी आएगी? 4 mm तो हो ही गया बेटा। 100 सर्कुलर डिवीजन में 1 mm, तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन में 1/100 mm। तो 26 में कितना आगे जाएगा? 26/100। तो 4.26 mm। क्या रीडिंग लेनी आ गई? क्या रीडिंग लेनी आ गई? कोई तो हाँ ना बोल दो। प्रियांशु सो रहा है क्या? हाँ प्रियांशु बेटा मेरे दोस्त मेरी बात सुन ले ध्यान से, मैं समझा रहा हूं। अब बेटा ये तो हो गई। बेटा कोई कहेगा रीडिंग पता है क्या आती है? मैं आपको बताता हूं। जो फाइनली आप मेजर कर रहे हैं, जो मेजरमेंट निकल के आएगी, मेजरमेंट जो निकल के आती है पता है वो क्या आती है? मेजरमेंट जो भी आप करेंगे वो पता क्या आएगी? क्या देंगे? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल 4 mm है तो 4 mm ले लिया, प्लस लीस्ट काउंट P/N इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे सर्कुलर स्केल 26 था और लीस्ट काउंट क्या हो गई? 1/100। 100 डिवीजन में 1 जाता है, तो 100 डिवीजन में 1 mm आगे जाता है, तो 1/100 एक डिवीजन में जाएगा। 26 डिवीजन में 26/100। क्या तो आ गया? क्या बहुत मुश्किल है? क्या स्क्रू गॉज समझ में आ गया? अब बेटा एक बात सुनो, मान लो एक एरर भी होती है कभी कभी। क्या होती है? एरर क्या होती है बेटा? जीरो एरर। जैसे मान लो आर्किंतिलिन, खड़े जाओ बेटा। मान लो ये 30 kg की है, मान लो ये, और ये वेइंग मशीन पे खड़ी हो रही है जिसमें जीरो एरर है 5 kg। मतलब जब कोई भी खड़ा नहीं है तब भी वो 5 kg बता रही है।
तो इसका वेट वो क्या बताएगी 35 केजी। तो अगर इसका वेट वेइंग मशीन 35 बता रही है और उसमें जीरो एरर है 5, तो आप बाद में क्या करेंगे 35 जो उसकी रीडिंग आई उसमें से जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो जीरो एरर उसमें 5 केजी की है जब कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी तो वो 5 रीड कर रही, तो इसके होने पे वो क्या रीड करेगी 35। क्या रीड करेगी, वर्तुल को समझ में नहीं आया? वर्तुल बेटा मेरी बात सुनो। अच्छा सोचो अगर ये जब नहीं खड़ी थी, जब कोई भी कुछ भी नहीं था, तो -5 रीड कर रही थी, तो इसके खड़े होने पे क्या रीड करेगी 25। अगर जीरो एरर -5 केजी है तो बेटा तो क्या करेंगे, तो भी माइनस करेंगे 25 माइनस -5, तो अपने आप ऐड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? तो अगर जीरो एरर होती तो जीरो एरर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते। क्या कर देते हैं यार, बेटा कह दो आगे यार। मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। कल की क्लास में, कल तो मैंने एक दिन ना मैं ऑफ लूंगा आप लोगों से यार, मेरे ना गले में दिक्कत हो जाएगी यार, बिल्कुल ना बहुत आवाज दर्द होने लग रहा है ना। छुट्टी नहीं करूं ना, छुट्टी नहीं होगी भाई, प्लांट फिजियोलॉजिकल रिवीजन है और मेरे को ड्रामा कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई छुट्टी पे कर गया ना, मैं सच बता रहा हूं कमरे पे आके गर्दन दबा दूंगा तुम्हारी पीयूष। हाँ परसों में पेपर से पहले 4 क्वेश्चन कराऊंगा इसके। बस बेटा यूज क्या करेंगे, बेटा बड़ा सिंपल है। अगर बेटा कोई कहता है 4 कंप्लीट रेवोल्यूशन लिए, तो 4 पिच तो हो ही गया ना। उसके बाद मान लो कोई कहता है 28 सर्कुलर स्केल डिवीजन और है, तो अगर 4 पिच तो हो ही गई। अब अगर पिच हाफ mm दी है तो 4 इंटू हाफ हो जाएगा, तो 2 mm प्लस समथिंग आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन पिच आपको 1 mm ही दी जाती ज्यादातर। बेटा मेरी बात तो सुन ले, पिच ज्यादातर 1 mm ही होगी, तो कह देंगे 4 कंप्लीट रोटेशन हुए, या कह देंगे मेन स्केल रीडिंग 4 mm है। बेटा मेरी बात सुन लो, तो 4 mm हो गया और कह रहे 28 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। तो बेटा एक डिवीजन में कितना आगे घूमे जाएगा, बेटा 100 डिवीजन में 1 mm जा रहा है, तो 1 डिवीजन में 1/100 mm, तो 28 डिवीजन 28/100 mm। बड़ा सिंपल होता है। और जीरो एरर अगर कुछ है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कह देंगे। जब कुछ रखा ही नहीं है, जब कुछ उसके बीच में अटकाया ही नहीं है स्क्रू गॉज के, तब भी वो 25 डिवीजन मेजर कर रहा है, तो 25 डिवीजन एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है, 0.25 mm एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है। बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेटा क्या मुश्किल बात है क्या? तुषार चौहान, तरुण चौहान, अरे तुषार से याद आया, तुषार कहां है? अरे ऐसे शरीफ बच्चे भी छुट्टी करने लग गए। चलो कोई बात नहीं, ये बेटा ये ना वो ईमानदार बच्चे हैं, क्या बताएं बेटा। बाद में घर वालों को पागल बनाएंगे, कंपटीशन बड़ा टफ है। यार मेहनत तो करनी चाहिए बेटा यार। पेपर कहां गया यार? ले, हाँ ये अच्छा है ना। किसका पेपर है? कि सॉल्व ही नहीं किया इसने। हाँ ये देखिए साफ बिल्कुल, आइए देखिए। तो कह रहे हैं बेटा, यहां पर कह रहे हैं 1 mm मेन स्केल है, मेन स्केल डिवीजन जो है, मेन स्केल गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। डायमीटर बता रहे मेन स्केल रीडिंग 0 है। अबे खाली 52 डिवीजन है, तो भाई मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट कहते हैं P/N इंटू सर 0.52 भाई 0.52 mm और सेंटीमीटर में करना 0.052 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन छी से बुरा क्वेश्चन। नेक्स्ट, और परसों की क्लास में मैं आपको वर्नियर स्केल से भी नापना सिखा दूं। अच्छा आप लोग परसों की क्लास में प्लीज PYQ बुक लें, मैं इन दोनों के आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूंगा। बेटा अगर करंट अगर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है μ0 बाहर क्या आती है μ0 I/2 बाहर क्या आती है बेटा पोटेंशियोमीटर। कल ही रिवाइज कराया पूरा। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, थ्रू आउट कांस्टेंट।
पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट दी पोटेंशियोमीटर वायर, जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है पर यूनिट लेंथ। पहले 1.5 मीटर वाला सेल, 1.5 वोल्ट का सेल लिया और उसके लिए रीडिंग आ रही है 36 पे, E1 बाय L1 इक्वल टू E2 बाय L2। क्या ये बात याद आ गई है? इसके लिए बतानी है लेंथ क्या आएगी यार, क्या बताऊं भैया, 60 आ जाएगी यार। कितनी आ जाएगी? बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट कह रहे हैं अरे सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2। अगर दो कंडक्टर को जोड़ दिया, अभी 2-3 दिन पहले भी एक क्वेश्चन आया था किस पेपर में, उसमें सिग्मा निकालना था। यहां तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन दिए, कह रहे सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। बेटा सिग्मा 1 R1 और सिग्मा 2 R2 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बेटा कंडक्टर्स पे जो चार्ज डेंसिटी आती है जब चिपका दो तो किस रेशियो में आती है? रेडियस के इनवर्स रेशियो में। सिग्मा 1 R1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 R2, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या आ जाएगा बेटा? R2 बाय R1। क्या तो आ गया बेटा यार। नेक्स्ट कह रहे नंबर ऑफ फोटोन कितने निकलेंगे पर सेकंड, ये बताना है। वेवलेंथ दे रखी है और पावर भी दे रखी है। बेटा अगर एक फोटोन निकलेगा तो hc बाय लैम्डा एनर्जी निकलेगी। प्लीज मेरी बात सुन ले, अगर n फोटोन निकलेंगे तो एनर्जी क्या निकलेगी? nhc बाय लैम्डा। और पावर टोटल कितनी डिसिपेट हो रही है क्वेश्चन में दे रखी है। तो पावर 3.3 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू nhc बाय लैम्डा। 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8, जगह थोड़ी कम है छोटा लिख देता हूं, बाय लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है? 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -9। भाई कैलकुलेशन देखो क्या खतरनाक है। 2, अरे बेटे की 2 3 जा 6, ये 100 हो गया। 10 की पावर -7 आ गया, ये 10 की पावर 15 बन गया, ये 10 की पावर -19 हो गया। इधर आके क्या हो जाएगा? 10 की पावर 19 -3, 10 की पावर 16, एन आ गया 10 की पावर 16। बिल्कुल लल्लू लेवल की कैलकुलेशन। नेक्स्ट अगला पेपर आपका परसों है, अगले पेपर की प्रिंटिंग अच्छी करेंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की, होल्स की? इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? एन टाइप में, पी टाइप में? तो करंट किस में ज्यादा आएगा? बिल्कुल ही वाहियात क्वेश्चन। अगले में कह रहे हैं भैया ये बैलेंस कर रही है, बताओ एम कितना है? 200 सेंटीमीटर की रॉड है। अरे यार भैया बता रहा हूं ना, 1 मिनट रुक तो जाओ। टपर टपर तुम लोग पहले कर लो भाई, इंग्लिश में बात करो पहले तो। अच्छा सुनो सुनो यार, तुम चुप करो यार, मैं इंग्लिश में बात करो इसलिए कहता हूं ताकि आप चुप हो जाओ। पिछली बार क्या हो ना, एक बच्चा मतलब बिहारी था, वो मैंने उसको बोला कि भाई, उसने कुछ बोला समझ में आया नहीं। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? इंग्लिश बोलो। कहता सर फाउल स्मेल। वो बोल रहा होगा बदबू आ रही है, समझ में आया नहीं मेरे को। कहता, फिर बोला कि फाउल स्मेल। कुछ नहीं, ये इसके पीछे बैठा हुआ था। हाँ ये देखिए, वैसे बच्चा वो रुपेश था। हाँ तुम्हारे कोई जिसने भेजा। अच्छा ये कहानी सुन रखी थी फाउल स्मेल वाली? सुन रखी। चलिए यही देखिए। अच्छा यार तुम लोग चुप चुप हो जाओ यार। अंकित तुम, और तुम मेरी क्लास में बिल्कुल मत बोला करो। चलिए यही देखिए। अरे रिया बेटा समझ में आ रहा है कुछ? बेटा ये M वाला जो है ये 160 पे है, ये 40 पे है। तो मेरी बात सुन लो, ये 20 पे हो गया और सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाएगा? 60 पे, क्योंकि 200 सेंटीमीटर 100 पे आ गया, ये 60 पे आ गया। यहां से 60 सेंटीमीटर पे m kg, सॉरी सेंटर ऑफ, अरे भाई रॉड का मास क्या है? 0.5, हाफ kg है, और ये m है, और ये कितने पे आ गया? 40 से 160, ये 120 पे आ गया। अब बेटा इसके अबाउट कह रहे बैलेंस हो रहा है, तो 2g
इंटू 20 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 60 प्लस एम जी इंटू 120। जी को काटो पहले, ठाए ठाए ठाए, एम निकालना है। 23 जा 26 2 माइनस 3/2 हाफ, एम क्या आ जाएगा 1/12 ½/6। छी यार, बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 46, 5 क्वेश्चन बाकी हैं। 8 हो गए बेटा, जल्दी करो यार, 5 क्वेश्चन बाकी हैं। हाँ, जब फेंकते आंख बंद कर लेते हैं ना। हाँ ये देखिए बेटा, देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, प्लीज सुन ले, फोकल लेंथ 30 है। फोकल लेंथ कितनी है? अरे यार, ऑब्जेक्ट है 60 पे, 60 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बननी चाहिए थी? 60 पे। लेकिन यहां पे आ गया मिरर, तो इमेज कहां बन जाएगी? 20 पे इधर। अब 20 पे इमेज बनी इधर, अब उसके बाद क्या होगा? फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से। अब ये जो इमेज है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह करेगी। ऑब्जेक्ट कहां हो गया? यहां से 20 पे, कितना कहां पे हो गया? 20 पे। अब 20 पे अगर ऑब्जेक्ट हो गया, लगा दो 1/v माइनस 1/u, यू क्या हो जाएगा? -20 इज इक्वल्स टू 1/f क्या हो जाएगा? 30। 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/20, 20 माइनस 30 माइनस 10/600 माइनस 60। v क्या आ गया? -60। -60 का मतलब इधर, -60 मतलब यहां पे 60 या यहां से 20, तो क्या जाएगा? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी प्लेन मिरर इट वुड बी वर्चुअल। फोर्थ ऑप्शन। हालांकि जब ये क्वेश्चन नीट में आया था तो नीट वालों ने कम सोच के दिया था। इतना बड़ा क्वेश्चन उनको देना ही नहीं था। वो ये कहना चाहते थे प्लेन मिरर से खाली इमेज कहां बनेगी, उन्होंने खाली यही पूछना था जो उनकी आंसर की पहली आई थी उसके अकॉर्डिंग। फिर 2 ऑप्शन पे सही आंसर दिया गया क्योंकि वो सही आंसर था ही नहीं। मतलब वो तीसरा रिफ्रैक्शन कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उनका मतलब था पहले इससे इमेज बनाओ और फिर वो जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट और वो वाली फाइनल इमेज हो गई। लेकिन इसके बाद रेज इससे दोबारा इंटरेक्ट करेंगे और फिर फाइनल इमेज जाके बनेगी। लेकिन उन्होंने इतना नहीं सोचा था। उनका मतलब था 2 चीजें, तो इससे इमेज बनेगी उसके लिए ऑब्जेक्ट और उससे इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज। समझ में आ गई? बाद में उनको सही करनी पड़ी थी आंसर की, लेकिन उन्होंने जो अपना आंसर था उसको भी सही रखा था और दूसरे वाले को भी। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात मेरे को समझ में आ रही कि आप लोगों को समझ में नहीं आई है? एक बार फिर से कोशिश करूं या आ गई? अब तो नहीं भी आई होगी तो आई गई। कल की क्लास में दोबारा पूछ लेना नहीं तो। हाँ, परसों की क्लास में पूछना। रोए क्या जा रहे हो? कह रहे हैं अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t equal to 4 सेकंड, a ball is dropped off a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 सेकंड? अबे पहले एक्सेलरेशन है 5, 1 सेकंड में जो वेलोसिटी बढ़ती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वंदना बेटा मेरी बात सुनो, वंदना बेटा थोड़ी देर इधर देख लो। वंदना आपको एक मैं मजाक के लिए बात कहता हूं, आपको वैसे बताऊं, आप शायद इस क्लास में पहली बार आई हो। ये सही बात है, शर्म नहीं आ रही है बताते हुए? ये छुट्टी मार रही थी, बताते तबीयत खराब थी। कितने दिन तबीयत किसकी खराब रहती है? छुट्टी मारेगी अब? हाँ ये इधर देखिए, मेरे को तो बस वही वाली क्लास याद आ रही है। आप शुरुआत में आए थे वहां पे, उस वाली साइड पे बैठते थे, स्पीड बैच वाली जगह पे, वो भी पालथी मार के। क्या? अच्छा, इसको उजैर की कहानियां नहीं पता है। आई देख, तुम्हारे पीछे से उजैर रॉकस्टार बन गया यहाँ पे। हाँ ये देखिए, चलिए आइए देखिए
भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ना बेटा, मेरी बात सुन लो, हेलो बेटा, बातें नहीं करनी, मैं कह रहा हूं बातें नहीं करनी है, तू बातें करी जा रही है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गाड़ी चल रही है बेटा, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20, 1 सेकंड में 5 से बढ़ेगी, 4 सेकंड में 20 से बढ़ेगी। तो 20 अगर वेलोसिटी हुई, कितनी वेलोसिटी हुई 20, अब उसको छोड़ दिया, अब जो 20 वेलोसिटी, क्या वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी? आंसर होगा नो, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं बदलती है। पीयूष इधर मत देख लियो बेटा, क्यों देखेगा इधर? अरे बेटा इधर देख लो भाई, प्लीज इधर देख लो यार, अंकित पांडे, तुम तो बीड़ी पी लो बस। अच्छा मेरी बात सुन लो, कह रहे हैं भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गाड़ी स्टार्ट हुई, रेस्ट पे थी, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी हुई 20, अब बॉल को छोड़ दिया, जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो तो 20 रहेगी, लेकिन 1 सेकंड में वाई डायरेक्शन में 10 आएगी। कह रहे उसके 2 सेकंड बाद वाई डायरेक्शन में भी 20 हो गई, एक्स में भी 20, तो नेट वेलोसिटी क्या 20√2। और एक्सेलरेशन अगर हवा में तो 10 ही होगा ना यार, तो वेलोसिटी 20√2 एंड एक्सेलरेशन 10। इसके बाद क्वेश्चन ये वाला है, कह रहे I3/I1, अरे बता रहा हूं ना, कोई मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता यार। बेटा यार चिकवाओ नहीं ना यार भाई, प्लीज इधर देख लो यार, माफ कर दो मेरे को। बेटा मेरी बात सुन लो अन्वेक्षा, अन्वेक्षा बेटा कह रहे I3/I1, बेटा अन्वेक्षा मेरी एक बात सुनो, अगर ये वाला रेजिस्टेंस 0 होता तो क्या उससे करंट जाता? शॉर्ट सर्किटिंग होती, सारा इससे ही जाता। अगर R3 0 होता तो इसमें करंट 0 होता, सारा करंट वो जो I1 आ रहा है वो इसमें ही आता, तो I3/I1 क्या जाता 1, तो R3 0 होने पे आंसर आएगा 1। अच्छा ये भी पहले बता चुका, तो मैं क्या करूं, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे। अच्छा तब भी सब लोग थोड़ी ना कराए। अरे बेटा बेशर्मो, झूठ ना बोलो, कितने लोग करके आए? हाथ उठाएं बेटा, ये झूठे लोग हैं, ये चोर हैं। हाँ कह रहे हैं बेटा, मेरी बात सुनो, हेलो बेटा, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बेटा हिमानी कह रहे चौथाई पार्ट रिंग का निकाल के फेंक दिया, रिंग बेटा हिमानी चौथाई पार्ट रिंग का निकाल के फेंक दिया, तो मास क्या बचा 3/4m। कह रहे बताओ बाकी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेंटर के अबाउट? अरे बेटा मेरी बात तो सुन ले गधे, राक्षस। बेटा mr² सबका डिस्टेंस m है, तो 3/4m मास है, तो 3/4mr²। छी। नेक्स्ट कह रहे 27 ड्रॉप मिलके एक बन गई। अब एक गधो 27 ड्रॉप मिलके एक बन गई यार, इधर देख लो ना यार, मेरा गला फट गया यार। वॉल्यूम 27 टाइम्स हो गई, वॉल्यूम 27 टाइम्स का मतलब रेडियस 3 टाइम्स हो गया, 4/3 πr³। रेडियस में 3r होगा तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। वॉल्यूम 27 मतलब रेडियस 3r, रेडियस 3r का मतलब पोटेंशियल क्या होता है k3/r, तो 27 k3/3r, तो 27/3 कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल। अब 220 का 9 टाइम्स कर लोगे 1980। बेटा फिर से बताते रहूं, अगर 27 छोटी ड्रॉप्स मिलके बन गई बड़ी ड्रॉप, इसका रेडियस आर है तो इसका क्या हो जाएगा 3r। पोटेंशियल क्या होता है k q के बदले 27q/3r, तो 9 टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, भाड़ में जाए। बेटा ये इधर दे दे। वंदना बेटा एक बार हाय बोलोगे? वंदना एक बार खड़ी होके हाय बोलो। अरे वंदना एक बार खड़ी तो